ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष, अपार बलिदान, अटूट संकल्प और न्याय की निरंतर खोज की कहानी है। 200 से अधिक वर्षों तक फैली इस यात्रा में कई नेताओं का उदय, शक्तिशाली आंदोलनों का जन्म और एक साझा उद्देश्य के तहत लाखों लोगों की एकता देखी गई। भारत की स्वतंत्रता की गाथा केवल एक राष्ट्र की मुक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि अहिंसा की शक्ति, सामूहिक इच्छाशक्ति की ताकत और अदम्य मानवीय भावना का भी प्रमाण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में अपने व्यापारिक संचालन शुरू किए। धीरे धीरे इसने अपने प्रभाव का विस्तार किया, समृद्ध संसाधनों और भारतीय शासकों के बीच राजनीतिक फूट का दोहन किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत की, जिसमें कंपनी ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और एक औपनिवेशिक प्रशासन स्थापित किया। जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत की, उन्होंने भारी कर लगाए, भारतीय संसाधनों का दोहन किया और ऐसी नीतियां लागू की जिससे व्यापक गरीबी और सामाजिक अशांति फैल गई। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कभी वैश्विक शक्ति थी, को ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। इस आर्थिक शोषण ने नस्लीय भेदभाव और सांस्कृतिक अधीनता के साथ मिलकर भारतीय आबादी में असंतोष के बीज बोए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 में हुआ, जिसे अक्सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसका तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल का प्रचलन था, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिक नाराज थे। विद्रोह तेजी से उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया, जिसमें सैनिकों और नागरिकों दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ सेना में शामिल हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहिब जैसे नेता इस विद्रोह में प्रमुख व्यक्ति बनकर उभरे। शुरुआती सफलताओं के बावजूद विद्रोह को अंततः अंग्रेजों ने कुचल दिया, जिन्होंने गंभीर क्रूरता के साथ जवाबी कार्रवाई की। हालांकि 1857 के विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत की, जिसने प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया और भविष्य के आंदोलनों के लिए बीज बोए। 1857 के विद्रोह के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने आकार लेना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक, ने दादाभाई नौरोजी, W.C. बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी। शुरू में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को याचिकाओं और अपीलों के माध्यम से शिकायतों को संबोधित करने की कोशिश की, प्रशासन में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादियों का उदय हुआ। जबकि उदारवादी क्रमिक सुधारों और संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे, तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उग्रवादियों ने स्वराज, स्वशासन की मांग की और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आक्रामक तरीके अपनाने के लिए तैयार थे। तिलक का नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लाखों भारतीयों के साथ गूंज उठा, जिससे स्वतंत्रता की मांग को बढ़ावा मिला। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक तीव्र कर दिया, जिसके कारण व्यापक विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। गांधी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, अपने साथ सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का दर्शन लेकर आए थे। उनका मानना था कि अहिंसक प्रतिरोध उत्पीड़न के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार था। 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने उन्हें बिना किसी मुकदमे के भारतीयों को कैद करने की अनुमति दी। इसने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इस अवधि के दौरान सबसे दुखद घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जहां जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। इस नरसंहार ने देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता की मांग को और बढ़ा दिया। जवाब में गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों से अपना समर्थन वापस लेने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने का आग्रह किया गया। इस आंदोलन में छात्रों, किसानों और महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी देखी गई। इसने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नए नेताओं को भी उभारा। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद 1922 में गांधी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया, जहां एक हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला था।
अहिंसा के कट्टर समर्थक गांधी इस घटना से बहुत परेशान थे और उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्र अभी पूरी तरह से अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम का अगला प्रमुख चरण 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा भारत को डोमिनियन का दर्जा देने से इनकार करने और भारतीय संसाधनों के उनके निरंतर शोषण के कारण शुरू हुआ था। गांधी ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में नमक को चुना, जो एक बुनियादी आवश्यकता थी। 12 मार्च 1930 को गांधीजी ने साबरमती आश्रम से तटीय गांव दांडी तक ऐतिहासिक नमक मार्च शुरू किया, जिसमें 240 मील की दूरी तय की गई। रास्ते में हजारों लोग उनके साथ शामिल हुए और 6 अप्रैल को गांधीजी ने समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसमें लाखों भारतीयों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और सविनय अवज्ञा के कृत्यों में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने दमन के साथ जवाब दिया, गांधी सहित हजारों नेताओं को गिरफ्तार किया। हालांकि आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की मांग को वैश्विक ध्यान में लाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के प्रयासों में भारत का समर्थन मांगा। बदले में भारतीय नेताओं ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। हालांकि अंग्रेज पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे तीव्र चरणों में से एक था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई। गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध आह्वान किया, जिसमें भारतीयों से अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह में शामिल होने का आग्रह किया गया। व्यापक विरोध, हड़ताल और तोड़फोड़ की घटनाओं के साथ प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी, नेहरू और पटेल सहित कांग्रेस के लगभग पूरे नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया। दमन के बावजूद आंदोलन जारी रहा, जिसे युवाओं और आम लोगों ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने प्रतिरोध की लौ को जीवित रखा। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया, क्योंकि यह तेजी से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश अब भारत की सहमति के बिना शासन नहीं कर सकते। जब गांधी और कांग्रेस अहिंसक प्रतिरोध की वकालत कर रहे थे, तब एक अन्य प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोस स्वतंत्रता आंदोलन की धीमी गति से निराश हो गए थे और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा था। बोस 1941 में भारत से भाग गए और जर्मनी और जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने धुरी शक्तियों की मदद मांगी। उन्होंने युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) का गठन किया। बोस के नेतृत्व में ईना ने पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश को बलपूर्वक आजाद कराना था। हालांकि ब्रिटिश सेना की बेहतर ताकत के कारण ईना का अभियान अंततः विफल हो गया, लेकिन बोस के प्रयासों ने कई भारतीयों को प्रेरित किया और दुनिया को दिखाया कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। एक क्रांतिकारी नेता के रूप में बोस की विरासत को भारत में याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया, जिससे उसके लिए अपने साम्राज्य को बनाए रखना मुश्किल हो गया। 1946 तक यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन अस्थिर था। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। नेहरू और पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने शुरू में विभाजन के विचार का विरोध किया, लेकिन अंततः इस डर से सहमत हो गई कि एक अखंड भारत गृहयुद्ध में फंस जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आखिरकार अपनी आजादी मिली, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। देश को 2 देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। विभाजन के कारण इतिहास में सबसे बड़े और सबसे दुखद पलायन में से एक हुआ, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा के परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा अद्वितीय साहस, बलिदान और लचीलेपन की कहानी है। यह उन नेताओं की कहानी है जो अपने मतभेदों के बावजूद एक साझा उद्देश्य के तहत एकजुट हुए, और लाखों आम भारतीयों की कहानी है जिन्होंने अपने अपने तरीके से संघर्ष में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत एकता, अहिंसा और न्याय की निरंतर खोज की शक्ति की याद दिलाती है। भारत की स्वतंत्रता न केवल औपनिवेशिक शासन का अंत थी, बल्कि इसके इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी।